नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं रूपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है इसमें कि जो है विश्व तथा भारत में जो है पाई जाने वाली वनस्पतियों के वितरण के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे कि जो है विश्व में तथा भारत में कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। आज इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें जैसे अक्षांशीय वितरण कौन सा पाया जाता है विश्व में और भारत में। सबसे पहले हम अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है इसमें हिमालयी क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं इनके वितरण के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में जो वनस्पतियों का वितरण पाया जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कोरोमंडल के तट पर जो वनस्पति पाया जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे और साथ में जो है मैंग्रोव वनस्पति का भी अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार सबसे पहले हम इसको पॉइंट वाइज लिख देते हैं किस किस को हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। जैसे पढ़ना है इसमें पहला है अक्षांशीय वितरण, पहला है अक्षांशीय वितरण, इसको पढ़ना है। और दूसरा अक्षांशीय वितरण जो पढ़ा जाएगा ये भारत और विश्व दोनों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाएगा। फिर भारत में जो है जो वनस्पति का वितरण, भारत में वनस्पति का वितरण, वनस्पतियों का वितरण। अब भारत के अंतर्गत किस किस को पढ़ेंगे हम लोग, तो पहला इसमें है हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पतियों का वितरण। हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पतियों का वितरण, वनस्पतियों का वितरण। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा इसी में, एक तो हिमालय क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है इसके वितरण को पढ़ेंगे और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय भारत में जो वनस्पति पाई जाती है उसको पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों का वितरण, वनस्पतियों का वितरण। और फिर इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, कोरोमंडल के तट पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का वितरण। कोरोमंडल के तट पर, कोरोमंडल के तट पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का वितरण, वनस्पतियों का वितरण, इसको पढ़ेंगे। और साथ में दोस्तों जो है जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है भारत के यहाँ पर, यहाँ सब जो पाई जाती है इसको हम लोग पढ़ेंगे। मैंग्रोव वनस्पति, चौथा है मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति। ठीक, तो अगर इसको ले लिया जाए एक, तो ये हमारा टोटल 5 हुआ, एक ये हुआ और 4 ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हमको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है अक्षांशीय वितरण के बारे में कि अक्षांशीय वितरण क्या होता है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। दोस्तों, अक्षांशीय वितरण पर जो वनस्पति पाई जाती है या अक्षांशीय वितरण पर पाई जाने वाली वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, एक तापमान होता है और एक वर्षा होता है। तापमान और वर्षा ही जो है अक्षांशीय पर पाए जाने, अक्षांश पर जो है पाए जाने वाली वनस्पतियों के वितरण को प्रभावित करते हैं। और ये जो तापमान और वर्षा होते हैं ये दोनों जो है जलवायु के घटक होते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर जो है, खैर इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इसको देख लीजिए। अक्षांश वाला हम लोग पहले देखेंगे। देखिए अक्षांश वाला हम लोग को पढ़ना है पहले। तो अक्षांशीय वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, कारक, प्रभावित करने वाला कारक, करने वाला
करने वाला कारक, अक्षांशीय वितरण को प्रभावित करने वाला कारक जो है ये तापमान वर्षा, ये दो जो है कारक हैं जो अक्षांशीय वितरण पर पाए जाने वाले वनस्पति को प्रभावित करते हैं। और ये तापमान और ये वर्षा जो होते हैं ये जलवायु के घटक हैं। किसके घटक हैं? जलवायु के घटक हैं, जलवायु के घटक हैं। अब ये जब ये दोनों जलवायु के घटक हैं तो हम कह सकते हैं कि जलवायु ही जो है अक्षांशीय वितरण पर या अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु है। क्योंकि जलवायु का जो निर्माण हो रहा है वो तापमान और वर्षा के संयुक्त रूप से ही हो रहा है। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग को हमारा ये हुआ पहला। और दूसरा इसमें पॉइंट क्या, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें हमारा क्या होगा? दूसरे पॉइंट में हमारा होगा कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। क्या है? ये हमारा पृथ्वी है और बीच से जो है ये विषुवत रेखा होकर गुजरी है। और ये 0 अंश हो गया, ये 10 अंश हो गया, ये 30 अंश हो गया, ये 45 अंश हो गया, ये 60 अंश हो गया और यहाँ पर जो है मान लेते हैं यहाँ पर 90 अंश है। ठीक है, तो यही सेम प्रोसेस जो है, यही चीज, यही प्रक्रिया जो है ऊपर भी होता है। विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में और विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में जो है यही चीज होता है। तो हमको यहाँ पढ़ना क्या है? हमको बस यहाँ पे यही बताना है कि 0 अक्षांश से या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर, ये हमारा क्या है? 0 अक्षांश से 90 अंश अक्षांश की ओर जाने पर, या 0 अंश को निम्न अक्षांश भी कहा जाता है, 90 अंश को जो है उच्च अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि अक्षांशीय वितरण का ये दूसरा पॉइंट है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर क्रमशः यहाँ पर क्या होता है? तापमान में अंतर पाया जाता है, वर्षा के वितरण में, वर्षा में भी अंतर पाया जाता है। जब सोचिए, चूंकि यहाँ पर 0 अंश के पास तापमान की अधिकता पाई जाती है और फिर 90 अंश के पास जो है यहाँ पर तापमान की कमी पाई जाती है। 0 अंश के पास जो है वर्षा अधिक होती है, 90 अंश अक्षांश के पास जो है यहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर क्रमशः यहाँ पर वर्षा की मात्रा में अंतर पाया जाता है, तापमान में अंतर पाया जाता है। जब यहाँ पर जो है वर्षा प्लस तापमान, इन दोनों में अंतर पाया जाता है। सोचिए, जब इसमें अंतर पाया जाएगा, इसमें भी, इस कटिबंध में अंतर पाया जाएगा, इसमें और इसमें। सोचिए, जब तापमान और वर्षा में अंतर पाया जाएगा तो वहां पर वृक्षों की जो मात्रा होगी उसमें भी तो अंतर पाया जाएगा, जो प्राकृतिक वनस्पति पाए जाएंगे उसमें भी तो अंतर पाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं 0 से 10 अंश अक्षांश के पास जो है यहाँ पर कौन वनस्पति पाई जाती है? यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ पर देखेंगे 0 से 10 अंश अक्षांश के पास तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? 0 अंश से लेकर 10 अंश अक्षांश के पास जो है पाए जाते हैं। अब 10 अंश से जो है 30 अंश के पास देखेंगे, 10 अंश से 30 अंश अक्षांश के मध्य में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन सा यहाँ पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? 10 से 30 अंश अक्षांश के बीच में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लेकिन 30 से जो है 30 अंश से लेकर 45 अंश के पास देखेंगे, 30 से 45 अंश के पास देखेंगे तो इसे समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है इसमें जो है क्या कहेंगे? यहाँ पर समशीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। कहाँ, किन के बीच में? 30 अंश से लेकर 45 अंश के बीच में जो है समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। अब 45 से 60 अंश के बीच में कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ पर जो है शीत वन पाए जाते हैं। कौन से वन? शीत।
शीतवन। और एक दोस्तों होता है उपोष्णकटिबंधीय भी, उपोष्णकटिबंधीय भी होता है। चूंकि जो है उष्णकटिबंधीय अगर यहाँ आ गया तो उपोष्णकटिबंधीय यहाँ आ जाएगा, फिर समशीतोष्ण, फिर शीत आ जाएगा। ठीक है, अगर विषुवत रेखा को भी काउंट किया जा रहा है तो हम सबसे पहले इसमें बताएंगे कि जो है क्या पाया जाएगा यहाँ पे विषुवत रेखा के पास, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और फिर उसके बाद जो है 10 से 30 अंश के मध्य में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर 30 से 45 के मध्य में उपोष्णकटिबंधीय वन पाया जाएगा, 45 से 60 के मध्य में समशीतोष्ण वन, और 60 से 90 के बीच में जो है शीत वन पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वनों की विविधता पाई जाती है, यहाँ पर भाई पर्णपाती है, यहाँ पर सदाबहार है, यहाँ समशीतोष्ण है, शीत के पास जो है टैगा, टुंड्रा और शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो अंतर दिखा कि नहीं दिखा? और ये अंतर दिखा तो किसके कारण दिखा? तो ये जो अंतर दिखा है ये तापमान और वर्षा के विविधता के कारण दिखाई पड़ रहा है। ठीक, ये चीज हमारा हो गया, ये दूसरे पॉइंट के अंतर्गत। ये हमारा लेक्चर जो आएगा ये दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आएगा। लेकिन तीसरे पॉइंट में क्या रहेगा? तीसरे पॉइंट में क्या रहेगा? देखिए तीसरे पॉइंट में क्या रहेगा कि अगर जो है 0 अंश से 90 अंश अक्षांश की ओर या निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर हम आते हैं तो यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा में कमी होती है। जब वर्षा की मात्रा में कमी होती है तो वृक्षों की सघनता में भी कमी होती है। जब वृक्षों की सघनता में कमी होती है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? एक प्रकार से हम कह सकते हैं अगर विषुवत रेखा के पास अधिक वर्षा होती है तो यहाँ पर वृक्षों की सघनता अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जहां पर वर्षा अधिक होता है वहां पर प्राकृतिक वनस्पति जो है प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उपजते हैं। ठीक है, वहां पर प्राकृतिक वनस्पति अधिक पाए जाते हैं, वहां प्राकृतिक वनस्पति की सघनता अधिक पाई जाती है। लेकिन अगर जहां पर तापमान अधिक होता है, जैसे मान लेते हैं सूर्य का तापमान विषुवत रेखा पर बहुत अधिक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है अत्यधिक तापमान के कारण प्राकृतिक जो वनस्पतियां पाई जाएंगी उनकी वजह से लकड़ियों की कठोरता भी बहुत पाई जाती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि 0 विषुवत रेखा के पास जो है जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, अत्यधिक वर्षा के कारण जो है वनों की सघनता अधिक पाई जाती है, और अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ पर वृक्षों की कठोरता भी अधिक पाई जाती है। ये हमारा जो है ये हमारा तीसरा पॉइंट था। ये हमारा तीसरा पॉइंट था कि वर्षा की अधिकता वृक्षों की सघनता को बढ़ाती है। वृक्षों की सघनता को बढ़ाती है। और दूसरा इसमें क्या है? तापमान की अधिकता। अगर तापमान की अधिकता है तो ये वृक्षों की कठोरता को बढ़ाती है। वृक्षों की कठोरता को बढ़ाती है। ठीक, ये हो गया। और दूसरा जो है क्या है कि इसमें पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पर जो है आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। ये वन, इसको जो है आप गोला बना के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उपोष्णकटिबंधीय वन, समशीतोष्ण वन, शीत वन, यहाँ पर जो है आप उपोष्ण भी लिख सकते हैं। उपोष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती के बाद जो है उपोष्ण आएगा, फिर समशीतोष्ण आएगा, फिर शीत आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। चौथा पॉइंट जो है अक्षांशीय वितरण के अंतर्गत ही देखेंगे। चौथा पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हिमालयी क्षेत्र में जो प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं वो वर्षा और तापमान के अंतर के कारण ही जो है मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों में कुछ मूलभूत अंतर भी पाया जाता है। देखिए, जैसे अगर हिमालय क्षेत्र में जो है जो वनस्पति पाई जाएंगी और मैदानी भागों में जो वनस्पति पाई जाएगी, एक तरीके से इसमें कुछ समानता मिलती है, लेकिन इसमें कुछ मूलभूत अंतर भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई अगर अधिक होगी, तापमान अधिक होगा, तो वृक्षों की संरचना और आकृति जो होगी वो अलग होगी। लेकिन वही चीज जो है अगर इनकी ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई और जो मैदानी भाग की ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तापमान की अधिकता कितनी है,
और यहाँ पर वृक्ष जो है कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसके वजह से भी इसका विभाजन किया जाता है। तो चौथे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, चौथे पॉइंट पे हम ये लिखेंगे कि हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों के लगभग समरूप में पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें पाई जाती हैं, लगभग समरूप में पाई जाती हैं, लगभग समरूप में पाई जाती हैं। अब लगभग समरूप में क्यों पाई जाती हैं, प्रश्न ये उठता है, प्रश्न क्या उठता है कि जैसे मान लेते हैं ये हिमालय क्षेत्र है 900 मीटर, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो बताया गया कि हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों के समान होती हैं, तो आखिर भाई क्यों समान होती है, प्रश्न तो ये भी बनता है ना इसमें। तो समान दोस्तों इसलिए होती हैं क्योंकि 900 मीटर की ऊंचाई तक वर्षा जो है अधिक होती है। क्या होता है, वर्षा अधिक होता है, तो कह सकते हैं 900 मीटर की ऊंचाई तक वनस्पतियों के वितरण को जो है वर्षा प्रभावित करता है। लेकिन अगर 900 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई को देखते हैं, जैसे 900 मीटर के बाद की ऊंचाई को अगर हम देखते हैं तो कौन सा वनस्पतियों को कौन सा प्रभावित करेगा, वो तब तापमान प्रभावित करेगा। मतलब 900 मीटर से अगर कम है तो वर्षा जो है वनस्पतियों को प्रभावित करता है, अगर 900 मीटर से अधिक ऊंचाई है तब वनस्पतियों के वितरण को तापमान प्रभावित करता है। तो ये इसमें आपका ये पॉइंट था। तो ये आपका ये चौथा पॉइंट हो गया। इसमें आप लिख सकते हैं 900 मीटर की ऊंचाई तक, 900 मीटर की ऊंचाई तक जो है वर्षा प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, वनस्पति को। और फिर 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 900 से अधिक मीटर की ऊंचाई पर जो है तापमान प्रभावित करता है वनस्पति को। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये हमारा इतना विश्लेषण, ये इतना कंप्लीट हुआ वनस्पतियों के संदर्भ में, अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में जो है ये कंप्लीट हुआ। अब अगर इसके संदर्भ में जो है अगर लिखने के लिए आ जाता है, इसके संदर्भ में लिखने के लिए आ जाता है कि जो है भारत तथा विश्व के प्राकृतिक वनस्पतियों का अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में जो है उसका उल्लेख कीजिए, उसका विवेचना कीजिए, या उसके महत्व को लिखिए, या उसका वितरण लिखिए। मतलब किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न पूछता है तो आपके पास इतना सारा कंटेंट है कि आप जो है इसे आसानी से 200 शब्दों में भी लिख सकते हैं, 150 शब्दों में भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और इसके जो मुख्य फैक्ट थे, इसमें प्रश्न क्या पूछ सकता है कि अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो आपका तथ्य तो इतना मिल गया ना, तापमान और वर्षा प्रभावित करता है। प्रश्न पूछ सकता है कि जलवायु जो है किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो भाई जलवायु जो है तापमान और वर्षा का एक तरीके से जलवायु ही का घटक होता है। तो आपका ये हो गया। और फिर इसमें ये पूछ सकता है कि 900 मीटर की ऊंचाई तक जो है वनस्पतियों को कौन प्रभावित करता है, तो वर्षा प्रभावित करता है। फिर प्रश्न इसमें पूछ सकता है कि 900 मीटर से अधिक ऊंचाई तक जो है वनस्पतियों के वितरण को कौन प्रभावित करता है, तो बता सकते हैं कि आप तापमान प्रभावित करता है। अगर पूछता है कटिबंध कितने प्रकार का होता है, तो कटिबंध जो है 4 प्रकार का होता है। मूल रूप से कटिबंध जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन, एक उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्णकटिबंधीय और एक शीतकटिबंधीय। तो 4 प्रकार के ये आपके जो है कटिबंध होते हैं। और हमने जो है हिमालयी क्षेत्र को बताया कि हिमालयी क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों में वृक्षों की समानता क्यों पाई जाती है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों की जो ऊंचाई है ये 900 मीटर के अंदर में आ जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये हमारा अक्षांशीय वितरण कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों का वितरण। ठीक है, वनस्पतियों का वितरण देखेंगे इसी में। दोस्तों वीडियो जो है अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चूंकि आगामी परीक्षाओं में जो परीक्षाएं होने वाली है उन सभी चीज़ों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो जो है हमारा पॉलिटी का सारा सिलेबस के हिसाब से पढ़ चुका है इस पर, और प्रयास करेंगे कि हम इस पर जो है एक अलग क्लास लें। ठीक है, और इसमें अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है
कि जो है हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियों का वितरण। तो जैसा कि जो है ये हमारा हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पतियों का वितरण ये वाला। अब इसमें जो है हम इसमें चित्र के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि कैसे जो है, देखिए हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियों का वितरण। सबसे पहले जो हम हिमालय का एक चित्र बना लेते हैं। जैसे ये क्या है, या इसको रहने ही देते हैं अभी, इसको जो है एक हिमालय का जो चित्र बनाएंगे ये, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको पूर्वी हिमालय, इसे पश्चिमी हिमालय। इसे क्या कहा जाएगा, इसे जो है पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, और इसे पूर्वी हिमालय, इसे पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय कहा जाएगा। यहाँ पर जो है क्या होगा, समुद्र तल से ऊंचाई कम है, यहाँ पर ऊंचाई देखेंगे, ऊंचाई पूर्वी हिमालय में देखेंगे ऊंचाई जो है ये कम है, तापमान अधिक है, तापमान अधिक है। लेकिन सेम जो है अगर यही चीज हम पश्चिमी हिमालय में देखेंगे तो यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई अधिक है और फिर तापमान जो है ये कम है, ये चीज। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसकी ऊंचाई जो है कितनी होती है, यहाँ पर कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे देख सकते हैं, ये देखिए, दो। तो यहाँ तक दोस्तों देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। कौन वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और फिर यहीं पर आपका जो है 900 मीटर की ऊंचाई पर, 900 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये देखेंगे, 900 मीटर की ऊंचाई पर, 900 मीटर की ऊंचाई। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जा रहा है, यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाया जा रहा है या 900 मीटर की ऊंचाई जो है उसके नीचे पाया जाता है। इसीलिए जो हमने आप लोग को बताया था कि हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां और मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां जो होती हैं समान होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो है 900 मीटर से नीचे की तरफ पाई जाती हैं, जो कि 900 मीटर से अधिक नीचे पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि वर्षा अधिक होगा और वर्षा का वितरण जो है क्या करेगा कि इसे प्रभावित करेगा। देखिए 900 मीटर हो गया, 900 के बाद जो है ये 1800 मीटर, 2300 मीटर, 2300 मीटर, और फिर ये जो आपका है 3000 मीटर, 3000 मीटर। जबकि सेम दोस्तों इधर अगर इसकी ऊंचाई को देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका ये 900 है, ये 1500 मीटर है, ये 2000 मीटर है, और ये जो है आपका 900, 1500 ये, और ये 2700 मीटर, 2700 मीटर ये हुआ हमारा। अब देखिए, अब इसमें आप स्पष्टता देख सकते हैं कि पूर्वी हिमालय में जो पूर्वी हिमालय है इसकी ऊंचाई जो देखेंगे, अगर इस पर कल्पना किया जाएगा कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय की समुद्र तल से ऊंचाई कम पाई जाती है, इसीलिए पूर्वी हिमालय में तापमान की अधिकता पाई जाती है। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय 900 मीटर से नीचे की ओर जो है 900 मीटर के अंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन पाए जाते हैं इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए इसमें उष्णकटिबंधीय अगर सदाबहार में देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो दोस्तों इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आपका जैसे बांस हो गया, नारियल हो गया, और सिनकोना हो गया, महोगनी हो गया, एबोनी हो गया, रोजवुड हो गया और बेत, ये
जो है क्या है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। क्या हो गया, नारियल, नारियल ये आपका जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन चल रहा है, पूर्वी हिमालय। नारियल हो गया, बांस हो गया, बेत हो गया, सिनकोना हो गया, सिनकोना, महोगनी, एबोगनी, महोगनी, एबोनी, रोजवुड इत्यादि। ये जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये हमारा हुआ। अब दोस्तों 900 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई में यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। कौन वन, यहाँ पर देखेंगे तो उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन पाया जाता है। आप लोग को देखिए नीचे दिख रहा है कि नहीं, खैर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या है, 900 मीटर से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई तक जो है उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। अब देखिए, अब ये मन में आता होगा कि भाई उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होता है। उपोष्ण, उपोष्ण मतलब जो गर्मी से रहित हो, मतलब जो गर्म भी हो और थोड़ा बहुत ठंड भी हो। और पर्णपाती मतलब ऐसे वृक्ष जो पत्तियों को जो है गिराते हों। तो इसमें आपका जो है क्या हो जाएगा, अगर आप ग्रामीण प्रदेश के रहने वाले हैं, संभवतः तो अधिकांश लोग रहते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे साल, शीशम, सागौन हो गया, आम, नीम, महुआ हो गया, बरगद, जामुन, कटहल हो गया। तो ये हमारे कैसे वृक्ष हैं, ये उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष हैं। कौन कौन से, साल, शीशम, सागौन, आम, नीम, महुआ, बरगद, कटहल, जामुन, ये जो है ये हमारे उपोष्णकटिबंधीय वन है। आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। और खैर इसको भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि जो है कुछ लोग नहीं लिख पाते। ये आपका सदाबहार वन हुआ। उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देख लीजिए, उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये रहा। तो यहाँ पे कौन वन पाया जाएगा, यहाँ पर जो है साल, शीशम, साल, शीशम, सागौन, साल, शीशम, सागौन, आम, नीम, महुआ, साथ में पढ़िए आम, नीम, महुआ, बरगद, कटहल, जामुन इत्यादि इत्यादि। ये दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे, उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती के अंतर्गत आएंगे। इसके और फिर 1800 से लेकर 2300 मीटर की अगर ऊंचाई पर देखते हैं, अभी हमारा ये पूर्वी हिमालय की ओर चल रहा है, तो 18 से जो है 1800 मीटर से 2300 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ पर समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। कौन से वन, समशीतोष्ण वन, समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कौन से वन पाए जाते हैं, 1800 मीटर से लेकर 2300 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। अब इसमें जो है समशीतोष्ण वन में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो है जैसे ओक हो गया, वर्च हो गया, मैपली हो गया और सीडर हो गया, चेस्टनट हो गया इत्यादि वृक्ष जो पाए जाते हैं वो समशीतोष्ण में पाए जाते हैं। कौन सा है, ओक है, वर्च है, मैपली है, सीडर है, चेस्टनट है इत्यादि जो हैं ये समशीतोष्ण में पाए जाते हैं। ठीक, अब 2300 मीटर से लेकर जो है अगर 3000 मीटर की ऊंचाई तक देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका जो है जैसे फर हो गया, स्प्रूस हो गया, पाइन हो गया, ये जो वृक्ष पाए जाते हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। शीत, इससे शीतोष्ण समशीतोष्ण कहते हैं और इसे शीतकट
शीत, शीतोष्ण वन, समशीतोष्ण शीत वन। ठीक, ये चीज हो गया। अब हमारा ये यहाँ तक हुआ था उपोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वाला। तो ये चीज तो हो गया होगा, आप लोग कर लिए होंगे। अब इसके बाद जो है हम इसमें हेडिंग ये डालते हैं, समशीतोष्ण वन के अंतर्गत कौन सा आएगा, समशीतोष्ण वन के अंतर्गत। खैर इसी चीज को हम यहाँ अंदर लिख दे रहे हैं। जैसे आपका इसमें हो गया जो है ओक हो गया, ओक, वर्च, मैपली, मैपली, चेस्टनट, चेस्टनट, सीडर, सीडर, और फिर एक दो इसमें आपका आ जाता है चीड़ कार्क, चीड़ कार्क, चीड़ कार्क। ये जो है आपका समशीतोष्ण वन के अंतर्गत जो है ये आते हैं। और फिर इसमें शीत में क्या आ जाएंगे, इसमें जो है फर है, स्प्रूस है, पाइन है, पाइन इत्यादि जो वृक्ष हैं ये शीतोष्ण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों देखिए शंकुधारी वन जो है इसी में पाए जाते हैं, शंकुधारी जो वन पाए जाते हैं यहीं पर पाए जाते हैं। और जो टैगा, टुंड्रा, ये सब पाए जाते हैं। टुंड्रा, टुंड्रा तो आपका जो है यहाँ पाया जाएगा, टैगा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद आपका है पश्चिमी हिमालय को हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी हिमालय को, पश्चिमी हिमालय में आपका क्या है कि पश्चिमी हिमालय जो है, पश्चिमी हिमालय समुद्र तल से ऊंचाई इसकी अधिक है। जब इसकी ऊंचाई अधिक है इसलिए यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है। जब तापमान यहाँ पर कम पाया जाता है, इसी वजह से जो है तापमान जब कम पाया जाता है तो वर्षा जो है ये वनस्पतियों के वितरण को प्रभावित करती है। यहाँ पर 1500 मीटर, 2000 मीटर, 2700 मीटर की ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं। और पश्चिमी हिमालय में देखेंगे तो यहाँ पर जो है देवदार वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। किसकी वृक्षा अधिकता पाई जाती है, देवदार। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, देवदार, देवदार के वृक्षों की अधिकता, कि वृक्षों की अधिकता जो है पाई जाती है। और फिर अब इसके बाद जो है आपका एक टॉपिक और है, ये तो हिमालयी क्षेत्र में हम लोग पढ़ लिए। खैर हम लोग लेक्चर के माध्यम से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाने वाली अगर वनस्पतियों के संदर्भ में देखा जाएगा तो प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाने वाली वनस्पति, प्रायद्वीप शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। प्रायद्वीप जो होता है, प्रायद्वीपीय जो भारत है, एक तरीके से यह मुख्यतः पठारी भाग है, पठारी क्षेत्र है। जब ये पठारी क्षेत्र है तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो औसत ऊंचाई है ये 1000 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक, या कहीं कहीं पर यह 900 मीटर तक भी पाई जाती है। तो जब इसकी ऊंचाई 1000 से लेकर 1200 मीटर तक या इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर तक पाई जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत में वनस्पति पाई जाती है वह तापमान के द्वारा भी प्रभावित होती है, वह वर्षा के द्वारा भी प्रभावित होती है। तो दोनों से प्रभावित होगी, क्योंकि 900 मीटर भी है और 1000 भी है और 1200 भी है। अगर 1200 है, 1000 है तो तापमान के द्वारा प्रभावित होगा, और अगर जो 900 मीटर के आसपास है तो ये वर्षा के द्वारा जो है प्रभावित होता है। ये तो दोस्तों हमारा लेक्चर था। खैर हम लोग इसको अब कल देखते हैं, क्योंकि नहीं बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। और अगर जो वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर नए हो सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड के साथ जो है अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि कई जो है आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें उसके लिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में जो है पॉलिटी का सिलेबस के अनुसार सारा चीज़ डाल दिया गया है। आप लोग का टेस्ट सीरीज भी जो है वीडियो का पढ़ा हुआ है, उसमें जो करंट पढ़ा हुआ है आप लोग उसको देख सकते हैं उसमें। और फिर आपका ये ज्योग्राफी का चल रहा है, ज्योग्राफी के अतिरिक्त भी आप लोग का क्लासें इसी पर चलती रहेंगी। धन्यवाद।